हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर सीडीपी का एक रिवीजन क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अधिगम से रिलेटेड सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जिसकी लैंग्वेज हिंदी होगी, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसका डेमो देखने के लिए यूट्यूब में ही इसका डेमो रखा हुआ है कि ये सीरीज़ किस तरीके की रहेगी। आप डेमो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे। अधिगम के सिद्धांत की बात करने से पहले थोड़ा सा एक मॉडल देख लेते हैं कि अधिगम का सिद्धांत किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले यदि हम लोग व्यवहारवाद से स्टार्ट करें, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें बिहेवियरिस्ट थ्योरी से, तो इसे एक तरीके से हम लोग उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत बोल सकते हैं। उत्तेजक मतलब होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया होता है मतलब कि रिस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलस, किसी भी उद्दीपक को देखकर किस प्रकार का रिएक्शन दिया जाएगा, किस प्रकार की अनुक्रिया की जाएगी, ये डिपेंड करता है व्यवहारवादी थ्योरी। ठीक है, मतलब व्यवहारवादी जितने भी हैं, थॉर्नडाइक हो गए, पावला हो गए, वो सारे इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इसके यदि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग बढ़े तो हम लोग बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये चीज़ें क्या बताती है? ये चीज़ें हमें ज्ञान के बारे में बताती है, मतलब ज्ञान के विकास के बारे में बताती है कि आप ज्ञान को किस तरीके से बिल्ड करते हैं और कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वो सारी थ्योरी जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निशन के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते तीसरे लेवल पर हम लोग बढ़ेंगे, तो तीसरा लेवल होता है हमारा संरचनावाद। संरचनावाद को इंग्लिश में बोला जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बताता है? ये हमारे कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में बताता है। ये हमें मानसिक चित्रण के बारे में बताता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे बिल्ड करते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो आप उसकी मैपिंग अपने माइंड में कैसे करते हो। तो ये पूरी चीज़ें क्या आती है? ये पूरी चीज़ें आती है हमारे संरचनावाद के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें अनुभव्य जन्यवाद की। अब ये अनुभव जन्यवाद क्या होता है? देखो, अनुभव मतलब कि हमारे किस पर डिपेंड करेगा? हमारे एक तरीके से अनुभव के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो ये होता है हमारा अनुभव जन्यवाद। मतलब कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं। हमारे पुराने अनुभव जो होते हैं वो हमें कुछ भी नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें कहलाती है अनुभव जन्यवाद, लाइक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें बोल सकते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते अगले लेवल पर चलते। अगला लेवल हमारा है सामाजिक अधिगमवाद। समाज व अन्य लोगों के द्वारा हम लोग सीखते हैं, धीरे धीरे सोशलाइजेशन करते हुए, सामाजिकरण करते हुए हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। समाज के लोगों को फॉलो करते हुए हम लोग सीखते हैं, उनका इमिटेशन, उनकी नकल करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए यदि हम लोग सीखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक अधिगमवाद का सिद्धांत। जो कैसे पूरा होता है? समाज व अन्य लोगों की सीखने की मदद से, उनके द्वारा सिखाए जाने पर हम लोग इस अधिगम को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? ये कॉन्सेप्ट ये था कि अधिगम को कितने तरीके से किया जा सकता है और किस किस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया है। क्लियर है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आज मैं सजेस्ट यही करूंगी कि हर एक चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, ताकि एग्जाम टाइम में आपको वीडियो वगैरह देखने का झंझट ना हो, जस्ट कॉपी में आप रिविजन कर सको। ठीक है, व्यवहारवाद, उत्तेजक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाना, संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म मानसिक चित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करता है। अनुभवजन्यवाद अनुभव से सीखने की बात बताता है और सामाजिक अधिगमवाद समाज व अन्य लोगों से सीखने की बात को यहाँ पर शो करता है। क्लियर है? अब एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते, एक एक जो भी थ्योरी दी हुई है उसको समझते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहली थ्योरी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले थोड़े नाम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। लर्निंग थ्योरी की हम बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो बिहेवियरिस्ट मतलब व्यवहारवादी के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? स्किनर, पावलाव, हल, थॉर्नडाइक, ये सारे हमारे बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि ये सारे बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी के अंदर आते हैं। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक के अंदर आप पियाजे और ब्रूनर को डाल सकते हैं, तो ये हमारे कॉग्निटिव हो गए। सोशल लर्निंग समाज के द्वारा अधिगम करके सीखते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वाइगोत्स्की और बांडुरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। आपको याद आ ही गया होगा ये वाला, देख कर कि किस तरीके से बिल्ली को जो है पिंजरे में कैद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। ये हमारी बिहेवियरिस्ट थ्योरी का एक एग्जाम्पल है।
ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसे सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या फिर एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा दिया गया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया? बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे अधिगम के बंद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत जो है अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल देता है। मतलब कैसे सीखोगे? बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से हम इन चीज़ों को सीखते हैं। यह गणित और विज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मतलब जब बच्चे जो होते हैं गणित की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या फिर विज्ञान में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर बच्चों को हम लोग प्रयास व त्रुटि के द्वारा सिखा सकते हैं। इसमें जो है त्रुटियों का निराकरण के ऊपर बल दिया जाता है। मतलब बच्चे जब गलती कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, ट्रेनर के द्वारा, कोच के द्वारा यहाँ पर बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पूछ ले, अधिगम का बंद सिद्धांत बोल ले, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बोल ले, एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग बोल ले या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग बोल ले, तो ये सारी ही थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पर दी गई है। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ों को शो किया था। किसके लिए ज़्यादा उपयोगी? विज्ञान और गणित में, जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं उसको सुधारने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत लगा सकते हैं। चलिए, अगला सिद्धांत है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये फोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था, किसके ऊपर किया था। तो डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। 4 कंडीशन लगाई गई थी। बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, ये 2 कंडीशनिंग, और ड्यूरिंग द कंडीशनिंग और आफ्टर द कंडीशनिंग किस किस तरीके से डॉग जो है अपना रिएक्शन देता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इसको बोला जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही लेते हैं। अब पिक्चर आई है तो समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो है फूड दिया गया था। फूड हमेशा अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई मानव का हाथ नहीं होता है। नॉर्मली भोजन को देखकर यहाँ पर जो डॉग है उसकी सलाइवा जनरेट होती है, उसकी लार जनरेट होती है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो ये पहली स्टेज हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, उसको एक बार घंटी भी दिखाई जाती है, तो घंटी को देखकर डॉग कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कृत्रिम स्टिमुलस है। इसको देखकर भी कोई रिएक्शन यहाँ पर इसका जनरेट नहीं होगा, क्योंकि भूख को देखकर, खाने को देखकर यहाँ पर लार जनरेट हो जाना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उसी प्रकार से किसी घंटी को देखकर लार का जनरेट नहीं होना, ये भी तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो ये बिफोर द कंडीशनिंग की बात हो गई। अब जब कंडीशनिंग हम लोग करवा रहे हैं तो इस सिचुएशन में हम लोग घंटी को भी पेश करेंगे और हम लोग साथ में भोजन को भी पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉग को घंटी का मीनिंग समझ में नहीं आता है, बैल का मीनिंग समझ में नहीं आता है। वो नॉर्मली जो फूड है या फिर जो भोजन है उसको देखकर जो है लार को जनरेट करता है। तो अगेन यहाँ पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स जनरेट होगा? अगेन यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा। इसकी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे कि यहाँ पर अब CS ये कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन को भी पेश कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्स किस प्रकार का आएगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि डॉग के सामने अभी भी भोजन है और यदि वो लार जनरेट कर रहा है तो वो हमारा डेफिनेटली अनकंडीशनल होगा। जब हम लोग 4th सिचुएशन में जाते हैं, आफ्टर द कंडीशनिंग बात करते हैं, तो आफ्टर द कंडीशनिंग में क्या होता है? भोजन को यहाँ से हटा दिया जाता है। कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर अगर डॉग ने लार जनरेट कर दी, सलाइवा की जनरेट हो गई, तो वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा? वो हमारा एक प्रकार का कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर होगा। तो ये सारी थ्योरी जो है पावलोव के द्वारा दी गई है। इनके सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी और किसके द्वारा दी गई? इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया? डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या सिद्धांत ये बताना चाहता है? चलिए, नीचे वाले पिक्चर के ऊपर अभी ध्यान मत दो, अभी डिस्कस करेंगे इस पिक्चर को भी, अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि आदतों का निर्माण कृत्रिम उद्दीपकों से संबंध प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। वही आदतों का निर्माण कैसे करवाना है? कुछ कृत्रिम उद्दीपक मानव निर्मित उद्दीपकों से करवाना है। इसी सिद्धांत से संबंध प्रतिवत यानी कि सहज विधि का जन्म हुआ है। यह सिद्धांत भाषा विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण, बुरी आदतों से छुटकारा पाना, सुलेख लिखना, अक्षर विन्यास जैसे विषयों में उपयोगी है। इस सिद्धांत के तहत छोटे बच्चों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। यहाँ पर किसी और अन्य चीज़, जैसे कि नॉर्मली बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पर टॉयज़ वगैरह कोई भी खेल विधि जो होती है उसका प्रयोग करते करते बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को फिर वहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है। तो ये सारी थ्योरी या फिर ये जो पूरा एक तरीका है पढ़ाने का किसी और चीज़ का प्रयोग करके, किसके द्वारा दिया गया है? ये पावलोव के द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए अब जिस इमेज को आप देख रहे थे उसी की बात कर लेते हैं। ये आप सभी का फेवरेट अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसे हम लोग गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन है जिन्होंने इसका निर्माण किया, जिन्होंने मदद करी है? वर्दीमर काफ्का कोहलर, ठीक है, मेन कोहलर की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वर्दीमर काफ्का इनके सपोर्टर थे। ठीक है, ये गेस्टाल्ट वादियों के नाम से जाने जाते हैं। ऊपर जो आपने पढ़े वो सारे व्यवहारवादी हैं, इन्हें सारे गेस्टाल्ट वादियों के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णता, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि ज्ञान कंप्लीटनेस के रूप में आता है। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए, कंप्लीट फॉर्म में चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, अब इन्होंने जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था सुल्तान। ठीक है, कौन थे वो? एक चिंपांजी थे, जैसे कि आपने अभी इमेज में देख लिया। ये जो चिंपांजी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुल्तान। अब ये क्या बताते हैं? यह सिद्धांत समस्या का हल स्वयं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। इस सिचुएशन में एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसको एक रूम में बंद किया गया था और रूम की जो छत है उसके ऊपर क्या किया गया था? केले का बंच लटकाया गया था और सामने दो अलग अलग छड़ियाँ रखी हुई थी। यदि ये दोनों छड़ियाँ जो इनको पास में लाया जाए तो ये दोनों क्या होती है? जुड़ जाती है। इस तरीके का इसका सिस्टम था। तो यहाँ पर ये सोचता है, अपना दिमाग लगाता है, उन दोनों छड़ियों से खेलना स्टार्ट कर देता है और खेलते खेलते अचानक से ये दोनों छड़ियाँ जुड़ जाती है और इसको याद आ जाता है कि ये दोनों छड़ियाँ जुड़ चुकी है और इसकी लंबाई इतनी हो चुकी है कि ये आसानी से केले के बंच को प्राप्त कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में दो लकड़ी के गट्टे अलग अलग कोनों में रखे गए थे। जब चिंपांजी को केले का बंच प्राप्त करना था और उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उन लकड़ी के जो बक्से थे इन दोनों बक्सों से खेलने लगा। अचानक से उसने खेलते खेलते एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रख दिया और अचानक से उसके अंदर समझ का विकास हुआ और उसे पता चला कि जब मैं इस बॉक्स के ऊपर चढ़ूंगा तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ? केले के बंच को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये क्या है? कंप्लीटनेस को यहाँ पर शो करता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? हमारे कोहलर के द्वारा दिया गया है। और इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगले सिद्धांत की हम लोग यहाँ पर बात करें। अगला सिद्धांत है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्रिया प्रसूत मतलब कोई एक रिएक्शन करवाई गई होगी। किसके ऊपर करवाई गई है? चूहा आपको यहाँ पर दिख चुका है। एक तरीके का बॉक्स आपको दिख चुका है जिसका नाम है स्किनर बॉक्स, यानी कि ब्यूरेस फेडरिक स्किनर के द्वारा इस प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट किया गया था। चूहे के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। चूहे को यहाँ पर उन्होंने एक पिंजरे के अंदर एक स्किनर बॉक्स, जो इस बॉक्स के अंदर कैद करके उसको यहाँ पर एक दंड देकर, पुनर्बलन देकर, सकारात्मक और नकारात्मक दंड देकर उसके रिएक्शन को यहाँ पर चेक किया गया था। ठीक है, तो इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है। नैभित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। बीएफ स्किनर या ब्यूरे फेडरिक स्किनर जो है उनके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया है और कबूतर जो है, पीजन जो है, उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। चूहे का प्रयोग आप लोग यहाँ पर देख चुके और कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग शेपिंग करके दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं ना, हम लोग डॉग वगैरह जो रहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कहाँ बैठना है, कब खाना खाना है, कब बाहर जाना है, इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, एक शेपिंग मेथड होती है, वो किसके द्वारा बताई गई है? स्किनर के द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। जैसे कबूतर को दाना खाना है तो वो किस तरीके से खाएगी, या फिर उसको पत्र लेकर जाना है तो वो कैसे लेकर जाएगी, इसकी ट्रेनिंग पूरी यहाँ पर शेपिंग के माध्यम से दी जाती है। तो ये ब्यूरेस फेडरिक स्किनर के द्वारा किए गए प्रयोग के अंदर काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ये हमें क्या बोलता है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी को पुनर्बलन देकर अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ सही कार्य के लिए सकारात्मक और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने की बात कही है। पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? एक प्रकार का प्रेरक, या तो वो उसके लिए अच्छा हो सकता है या फिर वो प्रेरक या फिर जो इंडक्शन है वो उसके लिए बुरा हो सकता है। ये एक प्रकार से पुरस्कार भी हो सकता है और एक प्रकार से दंड भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 टर्म पढ़ते हैं, 4 प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, और दूसरा प्रकार होता है हमारा नकारात्मक पुनर्बलन। 2 पुनर्बलन होते हैं और 2 क्या होते हैं? एक होता है हमारा सकारात्मक दंड और एक होता है हमारा नकारात्मक दंड। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और कौन सा होता है? नकारात्मक दंड। ये चारों शब्द जो है किसके द्वारा प्रयोग किए गए? ब्यूरेस फेडरिक स्किनर के द्वारा इनका प्रयोग किया गया है।
देखो, यदि आप इन चारों को समझना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, सपू की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये सपू क्या बोलता है? सकारात्मक पुनर्बलन या फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमें यहाँ पर क्या बोलता है? इंग्लिश में आप पीआर भी इसको बोल सकते हो, और इंग्लिश में प्यारा सा नाम सप्पू आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन में कुछ भी अच्छी चीज़ें ऐड करना। आपके अच्छे काम करने पर आपको यदि बचपन में चॉकलेट दी गई थी तो वो आपके लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पीआर या फिर सप्पू यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, अब नप्पू की हम लोग बात कर लेते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन या फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या बोलता है? किसी बुरी चीज़ को क्या कर देना? हटा देना। अब मान लो, एक ही एग्जाम्पल हमेशा हम लोग याद करते हैं, हमने अपने रूम की सफाई नहीं करी, आपके घर वाले आपको डांटेंगे कि तुमने तुम्हारे रूम की सफाई क्यों नहीं करी, कितनी गंदगी फैला रखी है। तो उस डांट से बचने के लिए आपने क्या करा है? उस डांट से बचने के लिए आपने अपने रूम की सफाई कर दी है। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वो आपके लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट या फिर नपू, नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ पर कहलाएगा, क्योंकि आप बुरी चीज़ को हटाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो, क्योंकि वो बुरी चीज़ या आपके घर वालों की डांट आपको न पड़े। ठीक है, हो सकता है मारपीट भी हो, बट वो ना हो, उसको उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो? उससे बचने के लिए आप अपने रूम की सफाई या अपने इनकम्प्लीट कार्य को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं सकारात्मक दंड की। अभी सकारात्मक दंड क्या होता है? कि कोई अच्छा कार्य करवाने के लिए कुछ बुरी चीज़ को, यानी समथिंग नेगेटिव एड इन द पॉजिटिव पॉजिटिव दंड हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव पनिशमेंट इसको बोल सकते हैं। क्या मीनिंग हो रहा है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो कोई बच्चा जो है, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा क्या कर दिया? उसको डांट दिया। ठीक है, कि मस्ती नहीं करना, ज़्यादा मस्ती करोगे तो तुम गिर जाओगे, इस तरीके से थोड़ा हमने डांट दिया उसको। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तरीके से पॉजिटिव पनिशमेंट या फिर सकारात्मक दंड इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई हमारी। नेगेटिव पनिशमेंट या फिर नकारात्मक दंड की बात करें, न द मतलब या नंदू करके आप याद कर लो। नकारात्मक दंड की हम लोग यदि बात करें तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अच्छी चीज़ को हटा दो उस इंसान की ज़िंदगी से, कोई भी अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी से हटा दो। नकारात्मक तरीके से आप उसको दंड देना चाहते हो, उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट डालना चाहते हो किसी अच्छे कार्य के लिए, तो कुछ अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी से हटा दो। लाइक बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो उस फ़ोन को क्या कर दो? उनकी ज़िंदगी से हटा दो, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए गायब कर दो, ताकि वो अपने टास्क को, अपने होमवर्क को यहाँ पर कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये चीज़ें हमारे लिए नकारात्मक दंड यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, यदि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इन चारों चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 11 PM वाली क्लास देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें एक बार पूरे से डिटेल में समझाई हुई है। ठीक है, अगले की बात करते हैं प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत जो है CL हल के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसे न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसे विधिक सिद्धांत भी बोला जाता है। CL हल के द्वारा दिया गया, और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था? चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ इन्होंने डिफाइन करी थी। ठीक है, अब ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है। सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए। इसमें बालक जो होते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं, उनकी आदतों को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब एक व्यक्तिगत शिक्षा, उसको खुद का एक पर्सनल डेवलपमेंट करने का मौका दिया जाए, उस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, और क्या किया जाए? विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने का पर्याप्त मौका दिया जाए, ताकि बच्चा जो अपनी आदतों को यहाँ पर बेहतर बना सके, एनहेंस कर सके। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया है। और इसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि आप कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी डिमांड होती है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आपको खाना क्यों खाना होता है? मतलब पीछे रीज़न क्या है? खाना खाने के पीछे का रीज़न क्या? आप खाना क्यों खाते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, इसलिए आप पानी पीते हैं, और इसलिए आप खाना खाते हैं। ठीक है, अगर आपके शरीर में भूख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर आपके शरीर को कभी भी प्यास नहीं लगती, आप काफ़ी ज़्यादा थ्रिस्टी, आप बहुत ही ज़्यादा प्यासे नहीं होते, तो डेफिनेट सी बात है कि आप कभी भी खाने पर खर्चा नहीं करते, आप कभी भी पानी के ऊपर खर्चा नहीं करते। आपको ड्राइव कौन कर रहा है? आपको आगे कौन बढ़ा रहा है? आपका चालक कौन है? आपका चालक है आपकी भूख और आपकी प्यास, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपकी आवश्यकता को बढ़ाती है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको भोजन करना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ का रिडक्शन कब हो जाएगा? ये चीज़ कब हो जाएगी? जब आपका पेट फुल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लो हमारा पेट जो है वो किस तरीके से कार्य करती है, हमारी जो आमाशय थैली होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। सबसे पहले आपको जब भूख लगती है, ठीक है, एक सेकेंड, सबसे पहले जब आपको भूख लगती है तो वो मैसेज आपके ब्रेन को हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका पेट जब भूखा होगा तो वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा, आपके दिमाग तक पहुंचाएगा,
ब्रेन आपकी सारी सेल्स को एक्टिव करेगा और ब्रेन आपको एक इंस्ट्रक्शन देगा कि जाओ कुछ खा कर आओ, तुम्हें क्या लगी है, तुम्हें भूख लगी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कुछ भी जो भी आपको मिला वो आप खा लोगे, खाना खा लोगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप खा लोगे। ठीक है, कुछ नाश्ता वगैरह कर लोगे। अब आपका पेट हो चुका है, मान लो पहले पेट इतना सा था, अब आपका पेट पूरा जो थैली है वो पूरी तरीके से यहाँ तक फुल हो चुकी है। तो अब वापस से ये जो पेट है, ये जो थैली आपके वापस से ब्रेन को मैसेज डालेगी कि बस अब पेट फुल हो चुका है, अब कुछ मत खाओ। तो वापस से ये मैसेज क्या जाएगा, वापस से बाहर जाएगा और फिर इंस्ट्रक्शन आएगा आपके पास कि अब आपका पेट फुल हो चुका है, अब आपको खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ड्राइव है, ये आपको उत्तेजित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इसी सिद्धांत को सीएल हल ने क्या बोला है, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या फिर विधिक सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चूहे के ऊपर करके बताया था। देखो, इसको यहाँ पर आप और अच्छे से टर्म्स में समझ सकते हो क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी थोड़ी सी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। सबसे पहले आपकी आवश्यकता क्या है, मान लो अभी आपकी आवश्यकता है पर्टिकुलर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर आपको XYZ कंपनी का मोबाइल फ़ोन चाहिए। ये क्या कर रहा है, मोबाइल फ़ोन क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी सी क्वालिटी का कैमरा है। तो वो चीज़ कैमरा जो है वो आपको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, आपको प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि तुम ले लो, अच्छे से फ़ोटो आएंगी, तुम अच्छे से स्टेटस अपलोड कर पाओगे। ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। उसके लिए आप क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे, जो भी आपको कार्य करना हुआ, आपको अर्निंग करनी हुई या फिर आपको डिमांड करनी हुई, जो भी आपको करना हुआ आप उसके लिए एक्टिविटी करोगे। ये आपका एक गोल बन चुका होगा, ये आपका एक लक्ष्य बन चुका होगा। जब ये गोल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब ये लक्ष्य आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा किसके अंदर, ड्राइव के अंदर। ठीक है, अब ये जो चालक था अभी आपको प्रेरित नहीं करेगा क्योंकि आपने क्या कर लिया, उस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास मोबाइल आ गया है, अब आपकी डिमांड क्या होगी कि नहीं, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे लैपटॉप चाहिए क्योंकि अब मुझे किसकी आवश्यकता लग रही है, अब आपको आवश्यकता लग रही है लैपटॉप की। तो अब वापस से यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी, आपको लैपटॉप की नीड लगी। लैपटॉप के लिए सबसे बड़ा ड्राइव क्या है, क्यों चाहिए आपको, वाई जो होता है वो सबसे बड़ा ड्राइव होता है, क्यों चाहिए वो रीज़न सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके लिए आप एक्टिविटी करोगे, फिर वो गोल कंप्लीट होगा, फिर ड्राइव के अंदर रिडक्शन हो जाएगा, फिर आपके लिए लैपटॉप की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, फिर आप किसी और चीज़ की डिमांड करोगे। तो ये प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सीएल हल के द्वारा ये थ्योरी को यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक शब्द आता है हमारा अनुकरण करके। अनुकरण का हिंदी मीनिंग होता है दोहराना। तो ये शब्द कहाँ से आया, हमसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण शब्द यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के मीमेसिस से लिया गया है। मीमेसिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुकरण करना। ठीक है, इसके पर्याय में मतलब इसके सेंस में ये चीज़ यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। पर्याय मतलब होता है दिस सेंस। ठीक है, इसके मतलब में ये चीज़ यहाँ पर प्रयोग हुई है। मिमेसिस का अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग तो हमने देख लिया अनुकरण होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका मीनिंग क्या होता है, अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है इमिटेशन करना। और आपको पता है ये इमिटेशन को हम लोग नॉर्मली अपनी भाषा में बोलते हैं नकल करना, और नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण करना कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आखिर में जो ये अनुकरण है ये शब्द यूनानी भाषा से आया, यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका इंग्लिश में मीनिंग इमिटेशन होता है और हिंदी में मीनिंग अनुकरण करना या फिर नकल करना होता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें कि अनुकरण का सिद्धांत क्या बोलता है, तो ये सिद्धांत हमें इस चीज़ की तरफ डिफाइन करता है या फिर ये चीज़ ये शो करती है, यह सिद्धांत यह कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के द्वारा भी पूर्ण हो सकती है। मतलब बच्चे नकल करके भी किसी चीज़ को सीख सकते हैं। बच्चा जैसा देखता है वैसे ही वो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसा वो देखेगा वैसे ही करने की कोशिश करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो नॉर्मली अनुकरण करके ही सीखते हैं, बार बार इमिटेट करके जो बड़े कर रहे हैं उसी को रिपीट करके, उसी को दोहराकर ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी सूझ समझ शक्ति का विकास उस टाइम पर, यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है या फिर जो शैशव अवस्था होती है उसमें इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये होता है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया, ये कूर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसे क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा में सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे तलरूप सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक फॉर्मूला है B = F P और E करके। इसको नॉर्मली लिखा ऐसे जाता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और E। ठीक है, जब अपन इस प्रोपोर्शनल के लिए एक वैल्यू को ढूंढते हैं या फिर डिफाइन करते हैं तो उसे F दिया जाता है और ब्रैकेट में लिखा जाता है P, E। ये इसका प्रॉपर वैल्यू है। ये गणितज्ञ है, ये जो कूर्ट लेविन है ये गणितज्ञ है। इन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स बनाए हुए, बहुत सारी अभिधारणाएं, लाइक हम लोग नहीं पढ़ रहे थे यूक्लिड की ज्यामिति के पोस्टुलेट्स क्या क्या, अभिधारणाएं क्या क्या है, उन्होंने मतलब ये जो हमारे कूर्ट लेविन है इन्होंने भी क्या करा, ऐसे ही करके बहुत सारी 4 से 5 अपने पोस्टुलेट्स बनाए हुए, मतलब जो फिक्स है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ क्या बताती है, सबसे पहले इस फॉर्मूला के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बी बराबर FPE का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, बी का मतलब होता है बिहेवियर, एफ एक फैक्टर है जो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मतलब वेरिएबल आप इसको बोल सकते हो। P4 क्या होता है, P फॉर पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, B फॉर बिहेवियर व्यवहार होता है, F एक फैक्टर हो गया जो प्रपोर्शन हटाने पर मिला, P फॉर पर्सन व्यक्ति होता है, E फॉर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं वातावरण होता है। देखो, तो इस थ्योरी के अंदर थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यह सिद्धांत क्या बोलता है, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी थ्योरी एग्जैक्ट हमें वो चीज़ें बताती है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसकी वजह से चेंज होता है। एक तो उसका व्यवहार जो है उस व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी भी यही चीज़ बताती है, उनका जो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, या फिर हिंदी में आप बोलोगे क्षेत्र सिद्धांत, एक ही बात है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी योग्यता, उनकी शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाओ, मतलब बच्चों के आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहकर पढ़ाई कर सके। ठीक है, साथ ही प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा मतलब कि एक मोटिवेशन पर भी यहाँ पर जोर दिया जाता है कि बच्चों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, आसपास का इन्वायरमेंट एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट यहाँ पर बनाया जाए। ठीक है, चलिए अगले सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं, स्थानापन्न या फिर प्रतिस्थापन या फिर समीपता का सिद्धांत। ठीक है, समीपता का सिद्धांत नॉर्मली इस नाम से ही पूछा जाता है और इसे स्थानापन्न या प्रतिस्थापन का सिद्धांत आप बोल सकते हो। एडविन गुथ्री के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। बहुत आसान सा ये सिद्धांत है, गुथ्री ने एक नॉर्मल सी लाइन में बोला था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में अधिकतम साहचर्य स्थापित करना चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर बनाया जा सके। क्या ये सिद्धांत बोल रहा है, इसको अपनी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इन्होंने जो थॉर्नडाइक वगैरह जो हो गए जिन्होंने बताया था कि प्रयास व त्रुटि के द्वारा बच्चा सीखता है, अभ्यास करके सीखता है, इन्होंने ये बोला कि ये सब चीज़ें ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसके लिए वो इन्वायरमेंट उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ने वाला जो रूम है, उनका जो स्टडी रूम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उस पूरे रूम में पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हो, सारी चीज़ें जो है जैसे कि टेबल वगैरह हो गई या पढ़ने से रिलेटेड बुक्स हो गई, नॉवेल्स वगैरह हो गई, पूरे रूम को इस तरीके से सेट करो कि उसके आसपास का माहौल ऐसा बना रहे, लाइक पढ़ने वाला माहौल बना रहे, तभी उसका पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा। साहचर्य का मतलब यही होता है कि एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से स्थापित कर देना। तो यदि बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उसके आसपास का माहौल भी क्या करो, वैसा ही बनाओ। तो ये चीज़ किसके द्वारा बोली गई, ये चीज़ बोली गई एडविन गुथ्री के द्वारा। ठीक है, तो यही कहलाता है समीपता का सिद्धांत। एक बार और आप चाहो तो थ्योरी पढ़ सकते हो। यह सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में अधिकतम साहचर्य स्थापित करना चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर बनाया जा सके। ठीक है, आगे बात करें अगला अधिगम क्या है। अगला अधिगम है हमारा अव्यक्त अधिगम, लैटेंट थ्योरी आप इसको बोल सकते हो, लैटेंट लर्निंग आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। इसको हम लोग इस मैथ्स के थ्रू सीखेंगे, इसे मैथ्स बोला जाता है। हम लोग नहीं बोलते भूल भुलैया, यहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे भी करके आपको कहाँ तक पहुँचना है, फूड बॉक्स फूड तक पहुँचना है, तो ये बोलता है हमारा अव्यक्त अधिगम। ठीक है, अभी इसको पूरा समझते, इसको किस किस नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं। इसको चिन्ह आकार अधिगम के नाम से जाना जाता है, इसको चिन्ह पूर्णाकारवाद के नाम से जाना जाता है, इसको संभावना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसको आप प्रतीक अधिगम बोल सकते हो, इसको आप अप्रकट मतलब जो चीज़ें प्रकट नहीं हो सकती है, जो चीज़ें छुपी हुई रहती है, जो चीज़ें हिडन रहती है, जो चीज़ें अव्यक्त रहती है उसके नाम से जान सकते हो। तो ये सारे नाम किसके हो गए, इसी के हो गए, अव्यक्त अधिगम के हो गए। एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा इस अधिगम को दिया गया था एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहे के ऊपर। ये दोनों ही क्वेश्चन, एक तो गुथ्री वाला और एक टॉलमैन वाला आपके ग्रेड 2 के पेपर में पूछा हुआ है। पेपर यदि आपने कंप्लीट किया हो तो आप देखना ये दोनों क्वेश्चन आपको वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या है, यहाँ पर इस सिद्धांत में इन्होंने क्या करा था, चूहे को यहाँ पर खड़ा कर दिया और यहाँ पर रखा था उसके लिए फूड। ठीक है, अब चूहे को क्या करना था, चूहे को जाना था, इस मैच को हम लोग नहीं खेलते क्या, वो भूल भुलैया वैसा ही वाला गेम था ये जो आप इस प्रकार से ये ब्लॉक देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे से ये सारे पर्दे हैं। ठीक है, और ये जो पूरे क्रॉस कर रखे हैं ये सारे दरवाजे हैं। अगर रास्ता बंद है तो वो आपको पूरा क्रॉस दिख जाएगा, और ये जो पर्दा है, ये जो छोटा सा आप यहाँ पर जिनको मैं मार्क कर रही हूँ, ये सारे क्या हो गए, ये सारे यहाँ के पर्दे आप बोल सकते हो, जिस पर्दे में से चूहा बाहर जा सकता है। चूहे ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, ऊपर की साइड देखा तो ऊपर की साइड दरवाजा लग रहा है, वो इस साइड आएगा।
ठीक है। दूसरी स्टेज में फिर तीसरे में इधर जाएगा, इधर तो दरवाज़ा लग रहा है, वो इधर से आएगा, इधर होता हुआ, इधर होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा और फिर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर कहाँ लगा हुआ है, फिर इधर आ जाएगा ये, फिर इधर आके और यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से वो फूड तक पहुँच जाता है। तो ये एक अव्यक्त अधिगम होता है। यदि उसको पहले से पता होगा कि यहाँ पर फूड रखा हुआ है तो वो बहुत फास्ट गति से जाएगा, और यदि उससे ये पता है कि यहाँ पर फूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत स्लो जाएगा या फिर बहुत समय लगा देगा उस स्थान पर जाने में। तो ये किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ये एक प्रकार का अव्यक्त अधिगम यहाँ पर कहलाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। वही इन्होंने संज्ञानात्मक कॉग्निशन से उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया है, संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करना है। साथ ही यह भी कहता है कि अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इनाम व दंड का प्रयोग करे। उद्देश्य प्राप्त करने का अर्थ है शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना, बच्चे को सिखाना। इसके लिए अध्यापक इनाम व दंड का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि चूहे को पहले से खाना दिखा दिया गया था तो वो बहुत जल्दी भाग भाग कर वहाँ पर पहुँच गया और उसे पता था कि एंड में कुछ भी नहीं है, लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत स्लो जाता है, 15 से 20 मिनट लगा देता है उस गेट को, उस दरवाजे को, या पूरा जो मेज था, जो पूरी भूल भुलैया थी, उसको क्रॉस करने में। तो हमें पहले से क्या करना पड़ता है, बच्चों को थोड़ा सा पुनर्बलन देना पड़ता है, फिर बच्चों को इनाम और दंड की बात करनी पड़ती है, तभी जाकर बच्चे अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इसे एक प्रकार का अव्यक्त अधिगम या फिर लैटेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ पर क्या कहलाता है? देखो, ये शाब्दिक अधिगम जो है इस तरीके का कुछ है। पहले थोड़ा सा थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसे प्राप्त अधिगम का सिद्धांत बोला जाता है, आसुबेल के द्वारा दिया गया है। अब ये आसुबेल क्या बताते हैं? यह सिद्धांत विषय वस्तु को विद्यालय परिस्थितियों में प्रस्तुत करने पर जोर देता है और कॉलेज स्तर के लिए अनुकूल है। इन्होंने एक पर्टिकुलर जो डिडक्टिविज्म थ्योरी है या फिर जो निगमनात्मक थ्योरी है, उस तरीके से अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बड़े बच्चों को पढ़ाने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक किस तरीके से जाया जाता है, या फिर निगमनात्मक तर्क जो है उसको किस तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ा जाता है। तो इसमें उन्होंने 4 स्टेप बताए थे। ठीक है, 4 स्टेप है इनकी। सबसे पहली स्टेप है द टीचर प्रेजेंट जनरल स्टेटमेंट और एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ लेसन। मतलब टीचर जो सबसे पहले लेसन का बेसिक आइडिया देगा। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया है? आसुबेल ने दिया है। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला था द टीचर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टर्म, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी लाइक सूत्र वगैरह होंगे, परिभाषा वगैरह होगी, टीचर उनको एक्सप्लेन यहाँ पर करेगा। तीसरा है द टीचर प्रेजेंट एग्जाम्पल, फिर टीचर बच्चों के सामने एग्जाम्पल रखता है। फोर्थ स्टेप जो होती है, फोर्थ जो प्रोसीजर होती है, उसमें जब बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसको? स्पेसिफिक एग्जांपल्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से डिडक्टिविज्म को फॉलो किया जाता है और इस तरीके से जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ से बढ़ा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया? आसुबेल के द्वारा पर्टिकुलर ये थ्योरी दी गई है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन बच्चों के लिए ये उपयोगी है, तो ये जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े बच्चे होते हैं, उच्च लेवल स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये थ्योरी यहाँ पर उपयोगी होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें पहले बेसिक से सारी जानकारी दी जाती है, उसके बाद क्या करा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम सोपानिकी का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया है। देखो, ये क्वेश्चन भी आपका ग्रेड 2 के पेपर में पूछा हुआ है। हमने 8 प्रकार पढ़े भी थे, उन्हीं 8 प्रकारों को, उन्हीं 8 प्रतिमानों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया है। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि अधिगम प्रभाव संचयी होता है और अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलतम से जटिलतम की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब ईजी टू हार्ड हम लोग बोल सकते हैं, ईजी टू हार्ड जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें करते हैं, अगर वो टास्क कंप्लीट हुआ तो हम लोग दूसरी स्टेप कंप्लीट करेंगे, अगर हमने दूसरा टास्क कंप्लीट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी स्टेप के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट एम गेने के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। अब उन्होंने किस प्रकार से अपने 8 प्रतिमानों को दिखाया है? तो सबसे पहला जो प्रतिमान आता है संकेत अधिगम। सबसे पहले कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले संकेतों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। जब उसे थोड़े थोड़े संकेत समझ में आने लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर उसे सिखाया जाता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के माध्यम से। मतलब बच्चा जो है सबसे पहले उद्दीपक स्टिमुलस को देखेगा, उस पर रिस्पॉन्स यहाँ पर वो जनरेट करता है, उस पर अपना अनुक्रिया जो है अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर देता है। ये दूसरी स्टेप होती है। जब ये हमारी दूसरी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तब आती है हमारी तीसरी स्टेप।
गत्यात्मक अधिगम शैली या फिर गत्यात्मक श्रृंखलन इसको बोला जाता है, या फिर श्रृंखला आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, जब उद्दीपक अनुक्रिया की एक सीरीज बना लेता है, ये स्टिमुलस मिला तो उस पर ये रिस्पॉन्स करेगा, इस तरीके से वो उस प्रोसेस को क्या करता जाता है, कंटिन्यू करता जाता है। कंटिन्यू से आप इसको अभ्यास भी कर सकते हो, मतलब बार बार क्या करता रहता है, वो प्रयास करता रहता है और उसकी एक सीरीज, उसकी एक श्रृंखला यहाँ पर चलती रहती है। जब ये स्टेप बच्चा कंप्लीट कर लेता है, फिर वो आता है शाब्दिक साहचर्य पर। वो भाषा के द्वारा अधिगम करने की कोशिश करता है, भाषा को सीख कर उसके माध्यम से अधिगम करने का प्रयास करता है। जब रॉबर्ट एम गेने के अकॉर्डिंग शाब्दिक श्रृंखलन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, शब्दों के द्वारा श्रृंखला कंप्लीट होने लग जाती है, तो वो विभेदीकरण सीख जाता है। विभेदीकरण मतलब कि एक डिफरेंस करना यहाँ पर सीख जाता है चीज़ों के बीच में, कि कौन सा स्टिमुलस देखकर उसे रिस्पॉन्स करना है, कौन से को देखकर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक आकर तो बहुत अच्छी बच्चे के अंदर समझ का विकास हो सकता है। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद बच्चा आ जाता है संप्रत्यय अधिगम के ऊपर। संप्रत्यय अधिगम मतलब किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना लेना, कॉन्सेप्ट मैपिंग उसको यहाँ पर आ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ देखी तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये ऐसी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई एंड हाउ बच्चे के यहाँ पर आकर क्लियर हो जाते हैं। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर उस बच्चे की समझ का विकास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, सिद्धांतों को बनाना स्टार्ट कर देता है। अधिगम के जो अधिनियम है या फिर रूल्स है उनको समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे को वर्बली सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कि ये कोई भी चीज़ है, जैसे कि एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है, तो ग्रेविटेशन का रूल क्या है, न्यूटन के नियम क्या है, तो वो सारे सिद्धांतों की समझ जो इस बच्चे के अंदर आ जाती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो 8वां सिद्धांत क्या होता है, 8वां पॉइंट क्या होता है, समस्या का समाधान करना। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम यदि उसके सामने आएगी तो वो उसको क्या कर पाएगा, वो उसको यहाँ पर सॉल्व करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है, संकेतों के माध्यम से, कोई भी चित्र या कोई भी संकेत होगा इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखता है। फिर उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से, फिर श्रृंखला के माध्यम से, फिर शाब्दिक साहचर्य शब्दों के माध्यम से सीखता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से अपने ज्ञान की प्राप्ति को करता है, भाषा अधिगम करता है। फिर उनमें डिफरेंस करना सीख जाता है। जैसे विभेदीकरण की प्रोसेस होती है, जैसे डॉग के सामने हुई थी कि कब उसे रिएक्ट करना है, कब नहीं करना है, घंटी को देखकर लार जनरेट नहीं करनी है, भोजन को देखकर ही करनी है। तो ऐसी समझ का विकास ही क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। मतलब डिफरेंस समझ पाना, विभेदीकरण का मीनिंग ही यही होता है। फिर संप्रत्यय आता है, मतलब संप्रत्यय के माध्यम से किसी चीज़ को सीखना। फिर 7वां आता है अधिनियम, मतलब सिद्धांत, रूल्स वगैरह सीख जाना, पीछे के नियम वगैरह सीख जाना। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है हमारा समस्या को समाधान करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर उससे सारे सातों कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया तो वो डेफिनेटली किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर कर पाएगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट एम गेने के द्वारा इस सिद्धांत को यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत की बात करते हैं। चलिए, इसका 8वां प्रकार समस्या समाधान देख ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत यह बताता है कि अधिगम प्रभाव संचयी होता है। अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलतम से जटिलतम, मतलब इजी टू हार्ड या फिर सरल से जटिल की ओर यहाँ पर ये जाता है। और ये सोपानवत एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद बच्चा डायरेक्टली तीसरी स्टेप जो है श्रृंखला अधिगम है उस पर चला जाएगा और उद्दीपक अनुक्रिया को कंप्लीट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद ही बच्चा अगली स्टेप पर मूव करेगा। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस कंप्लीट होती है 1 बाय 1, वैसे यहाँ पर रॉबर्ट एम गेनी की 8 स्टेप 1 बाय 1 कंप्लीट होती है। और ये सोपान कैसे चलता है, सरलतम से कठिनतम की तरफ, या फिर बोल सकते हैं सरलतम से जटिलतम की तरफ ये मूव करता है। ओके, तो ये सारे सिद्धांत आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिए। एक बार और जल्दी से सारे सिद्धांत को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, प्रयत्न फूल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत बोल सकते हैं, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक पूरा इनका नाम है, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। देन हमने पढ़ा अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोला जाता है, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा किया गया। डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को हम लोग बोल सकते हैं, या फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन को देखकर डॉग जो है अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, अगले की बात करते हैं, अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वन मानुष चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का ने किया था, और स्वयं समस्या का हल ढूंढने की ये बात करता है। देन हम लोग बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन की, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया नैभित्तिक अधिगम का सिद्धांत इसको बोला जाता है। कबूतर चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और इनका पूरा नाम वही प्यूरस फेडरिक स्किनर है। ठीक है,
देन प्रबलन का जो सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया। यहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन या आपके अंदर कोई ऐसा चालक प्रणोद होता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। जब वो कार्य कंप्लीट हो गया तो आपकी इच्छा शक्ति, आपका मन उस चीज़ से हट जाता है और आपका मन किसी और चीज़ पर लग जाता है। तो इसी को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत, विधिक सिद्धांत के नाम से भी आप इसको बोल सकते हो। CL हल क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया था। चूहे के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ठीक है, फिर हमने समझा अनुकरण जो है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, मिमेसिस से लिया गया है और इंग्लिश में इसका मतलब इमिटेशन यानी कि नकल होता है। देन अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तलरूप सिद्धांत आप इसको बोल सकते हो। कर्टल लेविन के द्वारा दिया गया 5 पोस्टुलेट्स, इनके द्वारा 5 अभिग्रहित जो है इनके द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस खुद व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, आसपास के इन्वायरमेंट पर, और एक स्पेशल कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, आसपास का माहौल बहुत अच्छा बनाकर रखना है ताकि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके। नेगेटिव इन्वायरमेंट को खुद से दूर रखने की हमें कोशिश करनी है। इस CLL की थ्योरी को आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। देन हमने पढ़ा समीपता का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत या फिर प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडवन गुथरी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने ये बोला था कि शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में एक अधिकतम सा साहचर्य स्थापित कर दे, कि ऐसा रिलेशन बिठा दे जहाँ पर बच्चा जो है कार्य कब करेगा, जब उसके सामने एक बहुत अच्छा सा उद्दीपक होगा तो आसपास का माहौल क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। रूम वगैरह या आसपास की जो चीज़ें हैं उसी के अनुसार हमें सेट करनी होगी। अव्यक्त अधिगम लेटेंट लर्निंग जो है इस तरीके का पूरा एक मैथ्स के द्वारा बताया गया है। अप्रकट अधिगम एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया है। चूहे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, सिद्धांत में यही बताया गया था कि किस तरीके से यदि टीचर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है तो उसे क्या करना है, अनुकरण में जो है हमारे दंड का प्रयोग करना है, इनाम का प्रयोग वहाँ पर ये टीचर जो है बच्चों को सिखाने के लिए कर सकते हैं। देन शाब्दिक अधिगम का जो सिद्धांत है इस तरीके से दिया गया, आसुबेल के द्वारा दिया गया, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। एक डिडक्टिविज्म थ्योरी जो है या फिर एक निगमनात्मक जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर सरलतम से जटिलतम की तरफ जाने की बात की जाती है। 8 प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बताए गए हैं, 8 प्रकार के प्रतिमान हैं। कौन सी वो 5 स्टेप है, सबसे पहले संकेत, उद्दीपक, अनुक्रिया, गत्यात्मक श्रृंखला, देन विभेदीकरण होना, फिर संप्रत्यय का निर्माण होना, फिर सिद्धांत रूल कॉन्सेप्ट बनना, अधिगम का अधिनियम हो जाना, देन फिर क्या होता है, समस्या का समाधान होना। ठीक है, तो ये सेशन में हम लोगों ने सारा थ्योरी पढ़ लिया है। रेडी रहना, कभी भी इसका क्विज हो सकता है। इन 8 सिद्धांत के ऊपर हम लोग एक बार क्विज भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।